नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, हमने पिछले हमारे 2 क्लासेस के वीडियोस में जो पढ़ा, पहले हम थोड़ा सा उसे रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे के नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, पिछले 2 वीडियो में जो मैंने आपको 2 क्लासों में समझाया था, वो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान राज्य की भारत और विश्व के मानचित्र पर क्या स्थिति है, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। वो सारी चीज़ें आपको मैंने पिछले दोनों वीडियोस में प्रोवाइड करवा दी हैं। जिन लोगों ने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं वो उन्हें देखें, तो उनकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, हर एक चीज़ जीके में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर समझ में नहीं आते हैं तो आपको राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए पिछले 2 वीडियो को जरूर देखें तो आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। तो अक्षांश देशांतर के हिसाब से हमने राजस्थान की स्थिति को पढ़ा, राजस्थान के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी बिंदुओं को देखा। राजस्थान के उत्तर में अंतिम स्थान कोणा गांव, राजस्थान के दक्षिण में बोरकुंड, राजस्थान के पश्चिम में कटरा गांव और राजस्थान के पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर स्थित था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई, जो दूरी है वो 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 869 किलोमीटर थी। ये हमने देखा। राजस्थान राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील के हिसाब से था। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। चलिए, इसके बाद हमने आगे जो चर्चा की वो राजस्थान की सीमाओं की बात की थी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी लंबाई 4,850 किलोमीटर थी, जो 5 पड़ोसी राज्यों को छूते हैं, जिनमें सबसे ऊपर था पंजाब, उत्तर पूर्व में था हरियाणा, पूर्व में था उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में था आपका मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में था गुजरात राज्य। इन 5 राज्यों से राजस्थान राज्य की सीमाएं मिलती हैं। इसके बाद आगे हमने चर्चा की थी कि इन राज्यों से राजस्थान के कितने कितने जिलों को सीमाएं छूती हैं, कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय रेखा हर एक राज्य के साथ बनती है, जिसमें सर्वाधिक रेखा बनती थी मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और न्यूनतम बनी थी पंजाब राज्य के साथ 89 किलोमीटर। और जिलों की संख्या के हिसाब से भी सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूने वाला राज्य था मध्य प्रदेश, जो राजस्थान के 10 जिलों की सीमाओं को छूता है। राजस्थान के कुल जिले हमने पढ़े 33। उन जिलों में से अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित यानी सीमावर्ती जिलों की कुल संख्या हमने पढ़ी 25। और उसके बाद जो 8 अंतःवर्ती जिले बसते थे, उन अंतःवर्ती जिलों के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों। उन अंतःवर्ती जिलों के लिए मैंने आपको बताया था ताजपुर बंद, टोंक, अजमेर, जोधपुर, लिख देते हैं इसको यहां पे, टोंक, अजमेर, जैसे जोधपुर, पी से पाली, यू को हमें अंडर अरेस्ट करना है। कर्फ्यू में यू बाहर निकल गया, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, यू अंडर अरेस्ट हो गया। यू से उदयपुर हमें नहीं करना है। आर से राजसमंद, बी से बूंदी, एन से नागौर और डी से दौसा। तो ये 8 जिले थे जो किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं। ये सभी राजस्थान के भीतरी हिस्से में रहने वाले जिले हैं, जिन्हें हम अंतःवर्ती जिले कहते हैं। इसके बाद इनमें से जो ये एक जिला है पाली, ये वो जिला है जो सर्वाधिक अन्य 8 जिलों की सीमाओं को छूता है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को छूने वाला जिला कौन सा है? पाली। कितने जिलों की सीमाओं को छूता है? 8 जिलों की सीमाओं को। और उन 8 जिलों के नाम क्या हैं उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो फिर से एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। राजा बस आज ना जाजो
पाली से उदयपुर, राजा से आपका बना राजसमंद, बै से बाड़मेर, सै से सिरोही, आज से अजमेर, ना से नागौर, जा से जालोर, जो से जोधपुर, और ये सभी जिले किससे सीमा बनाने वाले हैं? पाली से, और अंतिम बचा उदयपुर। तो ये आपके 8 जिले जो हैं वो जिले हैं जो पाली के साथ सीमाएं बनाते हैं। यहां मैंने इन दोनों ट्रिक में, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन वहां होता है जब एक जैसी दो चीजें हमें पढ़ने को मिले। ऊपर हमने अभी जो ट्रिक पढ़ी वो थी ताजपुर बंद, अब यहां भी वही सेम 8 जिले हैं जो अंतःवर्ती हैं, और यहां पाली से सीमा मिलाने वाले भी 8 ही जिले हैं। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि इस ट्रिक में ही मैं आपको वो हिंट भी दे दूं, क्योंकि देखो होता क्या है, हमें ये ट्रिक याद रह जाएंगी, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है कि ये ट्रिक आप यहां पर और इस ट्रिक को आप यहां पर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दोनों में कुछ जिले ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो अंतःवर्ती भी हैं और पाली के साथ सीमा भी बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस ट्रिक के जरिए ही मैं आपको ये हिंट दे दूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने बताया था अंतःवर्ती जिलों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। अंतःवर्ती जिले का मतलब जो अंदर है, और अंदर है यानी शहर में जब दंगे होंगे, कुछ ऐसी कोई महामारी जैसी फिलहाल फैली हुई है, ऐसा अगर कुछ हुआ तो शहर के अंदर कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ वहीं पर होती है। जंगल में अगर कुछ हो रहा है तो वहां कर्फ्यू की कोई समस्या ही नहीं है, वहां वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हमें शहर के अंदर कर्फ्यू लगाना है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो शहर को बंद करना पड़ेगा। बंद यानी अंदर, अंदर यानी मध्य, यानी कि अंतःवर्ती जिले। तो उसके लिए ट्रिक हो गई ताजपुर बंद। और ताजपुर बंद यानी जब ताजपुर में कर्फ्यू लगा, शहर के भीतर जब कर्फ्यू लगा, तो उस समय सबसे ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है पुलिसकर्मियों को। तो ऐसे ही एक मेरे भाई पुलिस में थे जो छुट्टियों पे आए हुए थे, नई नई शादी हुई थी। अब नई नई शादी हुई और उधर ताजपुर में उनकी ड्यूटी, और वहां पर जब इस तरह से कर्फ्यू के हालात हो गए तो उनको बुलावा आ गया हेडक्वार्टर से। तो देखिए उनकी पत्नी उनसे क्या निवेदन कर रही है, सिर्फ इतना ही कि बस राजा आज ना जाजो पाली से उदयपुर। पाली के भाई साहब रहने वाले थे, और ये ताजपुर हिस्सा जो पड़ता है वो उदयपुर जिले में पड़ता है। तो इसलिए ये मैंने कोशिश की है। अब यहां इस पाली से को मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये वो जिले हैं जो पाली से सीमाएं मिला रहे हैं। तो ये दोनों ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, यहां तक का हम पढ़ चुके थे। अब आज हम इसके आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले दोनों वीडियो में देखा है कि जब भी मैंने कोई नई चीज शुरू की है तो हमेशा शुरुआत एक प्रश्न से की है, और आज भी शुरुआत हम एक प्रश्न से ही करेंगे। देखिए, प्रश्न से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाता हूं। ये हमने देशांतर रेखा पढ़ी थी दोस्तों। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इस रेखा का उपयोग ये है कि इस रेखा से विश्व के महाद्वीपों और विश्व के देशों के समय का अंतराल पता लगाया जाता है। इस 0 डिग्री को आधार माना गया है। इस 0 डिग्री से इधर पूर्व दिशा की ओर चलने पर हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय आगे बढ़ता है। यानी 0 से अगर आप 1 डिग्री पे जाओगे तो वहां 4 मिनट का समय आपको ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए जैसे 0 डिग्री पे आप इस वक्त खड़े हैं और 12 बज रहे हैं, और आपका कोई मित्र यहां 10 डिग्री पर खड़ा है। कितने डिग्री पूर्व पर? 10 डिग्री पूर्व की ओर खड़ा है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए वहां उस समय क्या टाइम रहा होगा। तो अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं और 10 डिग्री पूर्व की ओर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 10 डिग्री को, क्योंकि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आया कितना? 40 मिनट। अब 40 मिनट क्योंकि पूर्व की ओर चल रहे हैं, इसलिए इस 10 डिग्री पे जो समय होगा वो होगा 12:40। अगर यही सेम सिचुएशन पश्चिम की ओर पूछ ली जाए कि मान लीजिए 10 डिग्री पश्चिम पर अगर कोई खड़ा है तो समय क्या होगा, तो सेम वही कैलकुलेशन रहेगी, 40 मिनट का ही अंतर होगा। लेकिन क्योंकि अब बात पश्चिम की हो रही है, इसलिए वो समय 40 मिनट
पीछे चला जाएगा और समय 12 बजे में से 40 मिनट घटा दिए जाएंगे, यानी टाइम यहां पर होगा 11:20 का। आ गई होगी बात समझ में। यानी ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर चलने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर चलने पर समय घटता जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। अब इस ग्रीनविच रेखा से हमारा जो देश है भारत, वो मैंने आपको बताया था उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहां पर स्थित है, और ये रेखा इस प्रकार आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले भारत के इस हिस्से को छुएगी, यानी किधर? सबसे पहले पश्चिम की ओर, और उसके बाद आगे बढ़ती हुई सबसे अंत में छुएगी किसे? पूर्व की ओर। और बिल्कुल यही स्थिति राजस्थान के ऊपर भी लागू होगी कि राजस्थान का सबसे पहले कौन सा हिस्सा इसे छुएगा? पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा। और सबसे बाद में कौन सी देशांतर रेखा कहां से गुजरेगी? पूर्वी हिस्से से, जैसा कि हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में देखा भी था। यहां आपका कटरा गांव, यहां से शुरुआत हुई थी हमारे अक्षांशीय विस्तार की 69 डिग्री 30 मिनट से, और अंतिम स्थल आया था यहां सिलाना गांव, जहां पर हम गए थे 78 डिग्री 17 मिनट। यानी ये इस तरह से पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है देशांतर रेखा। क्लियर है? चलिए अब आपसे मेरा प्रश्न है, आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है? देखिए ऑप्शन, सबसे पहला जैसलमेर, दूसरा धौलपुर, तीसरा गंगानगर, और चौथा बांसवाड़ा। ये मैंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों जो हमारे अंतिम जिले हैं उन चारों को ऑप्शन में लिया है, और पूछा गया है कि सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होगा। अब यहां आप लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा, दिमाग में आ गया होगा। जिन लोगों ने थोड़ा सा राजस्थान का भूगोल पढ़ा है उन्हें पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है, और कुछ ने अपना दिमाग लगा लिया होगा कि देशांतरीय रेखा के हिसाब से सबसे पहले सूर्यास्त कहां होना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करें। इस देशांतर रेखा से आगे बढ़ने पर समय आगे बढ़ता है पूर्व की ओर चलने पर। अब अगर हम इसमें राजस्थान की बात करें, अगर हम इसमें राजस्थान की बात करें तो यानी ये इस तरह से आगे बढ़ रही है, ये रेखा इस तरह से, ये देशांतर रेखा आगे बढ़ रही है और अंतिम हिस्सा यहां छूती है। तो मैं आपको यहां बता दूं कि समय क्योंकि यहां का आगे चल रहा है, इसलिए राजस्थान में सबसे पहले, यहां मैंने सूर्यास्त लिखा है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है दोस्तों वो किस जिले में होता है? धौलपुर जिले में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होगा? धौलपुर जिले में। यह बात आपने किताबों में पढ़ लिया, इसको आपने रट लिया, दिमाग में सेट कर लिया कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होगा किस जिले में? धौलपुर जिले में। मैंने हर बार पिछले दोनों वीडियो में एक ही बात बताई है कि एग्जाम में हमें प्रश्न को पढ़ते ही ओवर एक्साइटमेंट में, क्योंकि अक्सर ओवर एक्साइटमेंट में हम तभी आते हैं जब हमारी कुछ पढ़ी हुई चीज अगर प्रश्न में पूछ ली जाए, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही होगी, उस पढ़े हुए ज्ञान में से ही गलती की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आपने पढ़ लिया कि सूर्योदय धौलपुर में होता है, प्रश्न में पूछा गया है सूर्यास्त, आपने ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी में आपने देखा कि अरे इसने पूछा है आपसे सूर्योदय, आपने रट लिया कि धौलपुर, और पूछ लिया है सूर्यास्त, तो आपने तुरंत से अंदाजा लगा लिया कि जब सूर्योदय पूर्व में हो रहा है तो सूर्यास्त पश्चिम में होगा, और पहला ही ऑप्शन आपने सही लगा दिया। कौन सा? जैसलमेर। गलत जवाब हो गया। क्यों? क्योंकि जहां सूर्योदय पहले होगा वहां सूर्यास्त भी पहले ही होगा, क्योंकि समय किसका आगे चल रहा है? धौलपुर का। तो अगर सूर्य यहां पहले निकल रहा है तो यहां छिपेगा भी पहले, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? धौलपुर। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर जिले में होते हैं,
जबकि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है दोस्तों, वो होता है किस जिले में? जैसलमेर जिले में। क्लियर है? ये नीचे के दो ऑप्शन गंगानगर और बांसवाड़ा, इनको आप देखते ही गलत कर दोगे, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले दो वीडियो अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हैं, इनका देशांतर रेखा से लेना देना नहीं है, बल्कि इनकी स्थिति जो है वो अक्षांश रेखा पे हम देखेंगे। तो ये तो दोनों पहले ही गलत हो गए, कंफ्यूजन होगा जैसलमेर और धौलपुर में। तो अब आपका कंफ्यूजन क्लियर है, सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, सबसे पहले कहां होगा? धौलपुर में, और सबसे बाद में कहां होगा? जैसलमेर में। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा आज का प्रश्न था। आगे बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जिलों के बारे में। हमने अंतःवर्ती जिले पढ़ लिए, पाली से सीमा लगाने वाले जिले पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले पढ़ लिए, अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? 33। तो क्या ये शुरू से ही 33 जिले थे या कुछ जिले ऐसे हैं जो बाद में गठित हुए, नए बने थे? चलिए बात करते हैं। 1 नवंबर 1956, राजस्थान के इतिहास में आप इसे पढ़ेंगे, ये तारीख अब तक ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, और जो भी बच्चे राजस्थान के रिट, पटवार, पुलिस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये तारीख अच्छे से याद है कि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। 7 चरणों में हुए एकीकरण के बाद जैसा राजस्थान नक्शे पे देखते हैं, उसका जन्म हुआ 1 नवंबर 1956 को। उस 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो थी 25, और 26वां जिला जिसे बनाया गया था वो था आपका अजमेर जिला। कौन सा? अजमेर। इसे नया जिला बनाया गया था। ये आपका नया जिला था, और इस नए जिले के बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, और नए जिले बनते बनते आज वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है 33 यानी 33। तो इनका क्या समय रहा, कब कौन सा जिला बना, किस समय पे वो बना, क्या इनका क्रम था, इसमें से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको याद रखने का एक आसान तरीका और एक आसान ट्रिक दे रहा हूं। देखिए, राजस्थान के नए जिलों का किस तरह से यहां पर हम ट्रिक के द्वारा इसे समझते हैं। यहां पर एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। धोबा दो राहुल की पैंट। धो से जो नया जिला बना वो था धौलपुर। यही इनका क्रम रहेगा, याद रखने में बिल्कुल आसानी। अगर ये, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है 27वां जिला कौन सा था, 30वां जिला कौन सा बना, 32वां जिला कौन सा बना, तो आपको एक एक को रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस लाइन को याद रख लीजिए, आपको सारा क्रम याद रह जाएगा। धो से बना धौलपुर, बा से बना बारा, दो से बना दौसा, रा से बना राजसमंद, हुल से हनुमानगढ़, की से करौली, और पैंट से बन गया प्रतापगढ़। तो ये आपके नवगठित जिले हैं, और अंतिम जो सबसे नया बना हुआ जिला है वो है आपका प्रतापगढ़ जिला 33वां। ये आपके इन जिलों का क्रम होता है दोस्तों। अब बात यहां, एक प्रश्न तो पूछ लिया जाएगा इनके क्रम में से कि बताइए 30वां 32वां कौन सा बना। दूसरा प्रश्न होगा कि वो कब बना, किस समय पर बना। तो इनकी हमें तारीख और इनका सन भी याद होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कब कौन सा जिला गठित किया गया था। तो आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम धौलपुर जिले को। धौलपुर जो जिला बना वो 15 अप्रैल 1982 को नवगठित जिला बनाया गया। कौन सा? धौलपुर। उसके बाद 12, दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले एक साथ गठित हुए थे दोस्तों 10 अप्रैल 1991। इसके बाद आया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला बनाया गया वो 12 जुलाई 1994। इसके बाद आया करौली 19 जुलाई 1997, और फिर सबसे अंत में आया प्रतापगढ़ जिला जो गठित हुआ 26 जनवरी 2008 को। ये हमारे नवगठित जिले हैं जिनका ये क्रम है और उनका ये समय है जिस दौरान उनका गठन हुआ था। इसमें से
थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको एक नया प्रश्न दे रहा हूं। इन नवगठित जिलों में से, जैसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1956 के बाद नवगठित जिलों में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक नवगठित जिलों का सृजन हुआ था, यानी किस मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया कि वो मुख्यमंत्री बनाओ जिसके समय सबसे ज्यादा जिलों का गठन हुआ था, और वो कौन कौन से जिले थे और कितने जिले थे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, 5 जिले हैं जिनका गठन एक ही मुख्यमंत्री के समय के दौरान हुआ है। 12 से लेकर करौली तक, 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली, ये सभी पांचों जिले, कितने जिले हैं ये सभी पांचों जिले जो हुए वो मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय पर नवगठित जिले हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक नवगठित जिलों का सृजन किया गया, उत्तर होगा आपका भैरों सिंह शेखावत। और कितने जिलों का किया गया? 5 जिलों का। या फिर प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जिले का गठन भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल के समय नहीं हुआ था। तो 3 नाम यहां से दे देगा और 1 नाम धौलपुर या प्रतापगढ़, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में डाल देगा। क्लियर है? यहां तक का मैटर आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, या तो जिलों के क्रम या उनके नाम या फिर उनका समय जब वो गठित हुए थे। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, तो ये हमारे राजस्थान के नवगठित जिले हैं दोस्तों। हमने अंतःवर्ती जिले, सीमाओं पर स्थित जिले, नवगठित जिले सभी पढ़ लिए हैं। अब आज बात शुरू करते हैं हम हमारे संभागों की, संभागीय व्यवस्था की। संभाग होता क्या है? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे जिले, जिनकी संख्या है राजस्थान में कुल 33, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संभाग, जिनकी कुल संख्या है राजस्थान में 7। राजस्थान के इस पूरे प्रदेश को 33 जिलों और उन 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है। और ये क्यों इसकी आवश्यकता होती है? क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से किसी कार्य को आसानी से करने के लिए, देखिए हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है। अब अकेला एक प्रधानमंत्री देश के सभी विभागों को तो नहीं देख सकता, तो उसने अपनी सहायता के लिए एक होम मिनिस्टर भी बैठाया, एक डिफेंस मिनिस्टर भी बैठाया, एक फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठाया, एग्रीकल्चर के लिए अलग मिनिस्टर बनाया, ताकि उसके कार्य को आसानी से किया जा सके। अब इसी हिसाब से राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें 33 जिले हैं। अब उन सभी 33 जिलों पर एक साथ एक आदमी नजर नहीं रख सकता, तो इसलिए उन 33 जिलों को संभागों में बांट दिया गया, और उन 33 जिलों का डिवाइडेशन इन 7 संभागों में किया गया है ताकि प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा बनी रहे। अब उन 7 संभागों के नाम क्या हैं, उन 7 संभागों की विशेषताएं क्या हैं, उनका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, जो भी इसकी कहानी है आज उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संभाग कुल कितने हैं? 7। क्लियर है? 7 संभागों के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका आ गया जयपुर, सबसे पहला संभाग, जो कि आपकी राजधानी मुख्यालय भी है जयपुर। इसके बाद दूसरा संभाग बीकानेर, तीसरा अजमेर, चौथा भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। सबसे पहले जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग, और अंतिम है आपका कोटा संभाग। ये आपके 7 संभाग होते हैं। इन्हीं संभागों के अंदर किसी में 4 जिले शामिल हैं, किसी में 5 जिले शामिल हैं, किसी में 6 जिले शामिल हैं। इन्हीं 7 संभागों के अंदर इन सभी 33 जिलों का डिवाइडेशन किया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की हमारे ज़िलों की, जहाँ हमने सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी ज़िले की बात की। अब केवल ज़िलों पे ही तो बात नहीं रह सकती, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है या सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मैं यहाँ आपको एक नक्शे के द्वारा ये थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए यहाँ है आपका बीकानेर संभाग,
बीकानेर संभाग, जिसके अंतर्गत बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर ये चारों जिले शामिल हैं। तो इसलिए अगर जिला पूछा जाए, अब इसमें यहां पर है गंगानगर जिला, तो अगर जिला पूछा जाए तो सबसे उत्तरी जिला हुआ कौन सा? गंगानगर। लेकिन अगर संभाग पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, तो वो संभाग हुआ कौन सा? बीकानेर संभाग। क्लियर है? राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग। इसके बाद यहां पर ये है आपका उदयपुर संभाग, जिसके अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सभी जिले आते हैं। तो उदयपुर संभाग, अब क्योंकि सबसे दक्षिणी जो जिला था वो आपका यहां है, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जो आता है वो किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। इसलिए सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा हो गया दोस्तों? उदयपुर संभाग। इसके बाद बात करते हैं सबसे पश्चिमी संभाग की। ये आपका पश्चिमी संभाग, जिसमें सबसे पश्चिमी जिला तो था कौन सा? जैसलमेर। लेकिन ये जैसलमेर जिला जो है दोस्तों वो किस संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में। इसलिए सबसे पश्चिमी संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर। क्लियर है यहां पे बात? अब आते हैं हम पूर्व दिशा की ओर। सबसे पूर्वी संभाग की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा सबसे नया बना हुआ संभाग यहां पर है भरतपुर। सबसे पूर्वी संभाग कौन सा हो गया? भरतपुर। अगर जिले की बात करें तो जिला था हमारा सबसे पूर्वी धौलपुर, लेकिन संभाग की बात करें तो वो कौन सा हो गया? भरतपुर। तो चारों चीजें क्लियर हैं। सबसे उत्तरी संभाग बीकानेर, दक्षिणी उदयपुर, पश्चिमी जोधपुर और पूर्वी संभाग जो है वो आपका भरतपुर। क्लियर? आगे चलते हैं। यहीं पर हम इसे लिख लेते हैं, सबसे उत्तरी संभाग। इसके बाद भरतपुर, पूर्वी संभाग, जोधपुर पश्चिमी संभाग और आपका उदयपुर दक्षिणी संभाग। तो ये चारों दिशाओं की बात हो गई। अब चारों दिशाओं पे तो जो संभाग थे वो पढ़ लिए, तो शायद कोई संभाग ऐसा भी होगा जो सबसे बीच में है। जिस तरह से हमने पढ़े सीमा पर जिले हैं तो बीच में भी जिले थे, उसी प्रकार बीच में कोई संभाग भी रहा होगा। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है जो राजस्थान में सबसे मध्य भाग में स्थित है? तो वो है दोस्तों आपका अजमेर संभाग, जो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ये दिशाओं के हिसाब से आपके ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य संभाग कौन सा है। तो ये आपके संभागीय व्यवस्था के ये मुख्य जो संभाग हैं वो ये हैं। ये पांचों जो हैं ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा किस दिशा में है और कौन सा बीच में पड़ता है। चलिए आगे हमने जो बात की पिछले वीडियो में, मेरे पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले संभागों कितने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले संभाग हैं दो। कौन कौन से? एक बीकानेर संभाग और एक जोधपुर संभाग। बीकानेर और जोधपुर ये दोनों संभाग रेडक्लिफ लाइन को यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। आज जो हम नया प्रश्न रख रहे हैं वो ये कि अब आप मुझे ये बताएं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को छूता है। तो यहां आप गलती मत कर देना और ऑप्शन को देखते ही कहीं उत्तर अजमेर मत कर देना, क्योंकि राजस्थान का एक भी संभाग ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रकार की सीमा न बनाता हो, यानी यहां इनकी संख्या है 0, 0। राजस्थान का हर एक संभाग कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय सीमा जरूर बनाता है, उन सीमाओं को जरूर छूता है। अजमेर जो संभाग है इसमें स्थित भीलवाड़ा जिले की एक छोटी सी सीमा जो है मध्य प्रदेश राज्य को छूती है। अगर वो सीमा वहां नहीं छूती तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता? अजमेर ऐसा संभाग है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य को नहीं छूती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें स्थित जिला भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, इसलिए एक भी संभाग ऐसा नहीं है जो किसी प्रकार की सीमा न बनाता हो। हर एक संभाग अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय सीमा जरूर बनाता है। क्लियर है? चलते हैं आगे।
इनमें से जो सबसे नया संभाग है दोस्तों वो है भरतपुर। और भरतपुर का जो गठन हुआ, भरतपुर संभाग को जो बनाया गया वो 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बनाया गया था। वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी। 4 जून 2005 को भरतपुर, जो कि आपका सबसे पूर्वी संभाग है, इसे गठित किया गया था। सबसे नवीन संभाग है, सबसे नया संभाग है। इसके अंतर्गत कुल 4 जिले शामिल किए गए हैं। कितने? 4। सबसे पहला जिला भरतपुर, उसके बाद जिला धौलपुर, इसके बाद जिला करौली और अंतिम जिला सवाई माधोपुर। तो ये चारों जिलों को शामिल करके एक नया संभाग बनाया गया। इनमें से ये जो 2 जिले थे भरतपुर और धौलपुर, ये पहले आते थे किस संभाग में? जयपुर संभाग में। और ये जो 2 जिले थे करौली और सवाई माधोपुर, ये आते थे किस संभाग में? कोटा संभाग में। यानी कहने का मतलब भरतपुर संभाग का गठन, प्रश्न देखिए आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने जो बुक में पढ़ा केवल वो ही प्रश्न के रूप में सामने आ जाए। प्रश्न बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं सोच के कि इसमें किस तरह से बात को घुमा के पूछा जाए। चीजें वही रहेंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, ये कुछ बदलने वाला नहीं है। जो हमसे पहले नौकरी पे लगे वो भी यही पढ़ के गए हैं और जो आगे आएंगे वो भी यही पढ़ेंगे। चीज़ें यही रहेंगी। हम इसे अपनी मर्जी से, जैसलमेर को पश्चिम से उठा के पूर्व में हम नहीं रख सकते, वो जहाँ है वहीं रहेगा। यानी चीज़ें वही रहेंगी, बस फर्क पड़ जाता है बात को पूछने का, उसका तरीका बदल जाता है। तो उन चीज़ों को हमें पकड़ना है। प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पूछ लिया जाए भरतपुर संभाग का गठन किन 2 संभागों को तोड़कर किया गया था? तो किन 2 संभागों को? जयपुर और कोटा संभागों को। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भरतपुर संभाग में शामिल करौली जिला, एक उदाहरण दे रहा हूं, भरतपुर संभाग में शामिल करौली जिला पहले किस संभाग में स्थित था? किसमें था? कोटा। तो इसलिए हमें चीजें सारी पढ़ते हुए चलना है। प्रश्न कुछ भी हमारे सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? भरतपुर नया संभाग 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने बनाया। 4 जिले शामिल हैं, चारों में से 2 जिले भरतपुर और धौलपुर जयपुर से, और करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग से शामिल किए गए हैं। चलते हैं आगे। चलिए, ये संभागीय व्यवस्था जो है दोस्तों, ये 1 नवंबर 1956 से ही लागू थी, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के समय 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी ये संभागीय व्यवस्था समाप्त जब की गई, वो कब की गई थी? 1962 में। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इस संभागीय व्यवस्था को वापस से शुरू करने का काम, यानी पुनः इसे शुरू करने का काम जो किया इस संभागीय व्यवस्था को, वो हुआ 1987 में। और उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो ये 2 प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया था और संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कब किया गया था। क्लियर है? चलिए, पढ़ लिया आपने संभागीय व्यवस्था। संभाग, 7 संभाग आपको समझ में आ गए कि कौन कौन से राजस्थान के संभाग हैं, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है और कौन सा मध्यवर्ती संभाग है। चलिए, अब आगे फिर से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्न का आप उत्तर मुझे बताएं। प्रश्न है, संभाग और जिले, 2 चीजें पढ़ी हैं आज हमने, नवगठित संभाग और नवगठित जिले। अब उसी में से मैं आज एक प्रश्न आपके सामने रख के जा रहा हूं। हर बार पिछले दोनों वीडियो में मैंने शुरुआत प्रश्न से की थी, आज के वीडियो में मैं अंत इस प्रश्न से करके जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कमेंट में आपका इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देंगे। तो मेरा आज का जो प्रश्न है आपसे वो ये है, वर्ष 1997 में पुनर्गठित जिला कौन सा था? क्लियर है? ऑप्शन भी मैं आपको यहां इसके दे जाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका करौली,
दूसरा ऑप्शन भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये आज के लिए आपका प्रश्न है। इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट में मुझे ज़रूर भेजेंगे और इसका सही उत्तर मैं आपको कल की क्लास में, कल के वीडियो में बनाता हूं। इस प्रश्न को आप ज़रूर देखें, इसका आंसर, सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, इसके आगे की क्लास की चर्चा हम कल के वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।